आप इस दुख में, इस दर्द में, इस घायल अवस्था में बिना किसी से लड़े आप जिए जा रहे थे। 2017 में अपने कैरियर के जितने भी दौर गुजरे हैं उसमें 4-5 लोकसभा चुनाव देखे। मैं ये घटना बार बार सुनाता हूं ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ जाए। मुझे बनारस जाना था। आज बनारस से मेरा रिश्ता यह है कि मेरे साथ एक नाम आप सुनते हैं, ओम नरेश यादव, वो बनारस के हैं। तब मैं इनको नहीं जानता था और मैं बनारस में जब उतरा एयरपोर्ट पर तो जो टैक्सी वहां मुझे लेने आने वाली थी उस टैक्सी में मैं बैठा और चला गया। तो मुझे लोगों ने बताया कि बनारस में बड़ी पतली गलियां हैं, वो टैक्सी वाला शहर नहीं है, वो रिक्शे वाला शहर है। तो अमूमन एक जर्नलिस्ट के तौर पे आदत होती है कि बातचीत आप टैक्सी वाले से करते हैं, कुछ माहौल का फील करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं होटल तक पहुंचता तब तक सिर्फ मैंने 2 या 3 बातें उससे की और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे की अपनी फ्लाइट वापस कर ली। मैंने उस टैक्सी वाले से सिर्फ यही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी मंशा थी कि वो मुझे अपना पूरा नाम बता दे तो मैं ये तथाकथित जो एनालिसिस होती है कास्ट के नाम पे, उससे कुछ पता चले। उसने कहा राकेश। मैंने कहा पूरा नाम क्या है? राकेश। मैंने कहा तुम्हारी जाति क्या है? उसने मालूम है क्या जवाब दिया? उसने कहा साहब मैं हिंदू हूं, बस मुझे यही पता है। मैंने बहुत ज्यादा उस पर अगर मगर नहीं की। मैंने कहा कि अब माई का लाल कोई इसको हरा नहीं सकता। 2014 के चुनाव में भारत के सनातनी ने यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण होके वोट नहीं दिया, आपने सिर्फ सनातनी होके वोट दिया, जिसका यह परिणाम है। इसलिए आप वोट किसी को दे, यह महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं 700 साल आपने सारे एक्सपेरिमेंट देखे और पिछले 73 साल से कोई ऐसा पक्ष और विपक्ष की पार्टी नहीं है जिसे आपने नहीं देखा। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे, क्योंकि आप जो लोग विदेश जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप कौन हैं और आप कहां खड़े हैं। अपने घर में अपने लोगों के बीच में बड़ी गाड़ी और महंगा कपड़ा लेके रौब गालिब करने से आप बड़े नहीं होते। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जानती है, भगवान कृष्ण से जानती है, ये नकली पिताजी से नहीं जानती। माफ कीजिएगा, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। वो हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में, सरोकारों में एक ही बात कही है, जो उम्र से बड़ा है उसको आदर से नाम लेना चाहिए। मैंने पिताजी लगाया है, मैंने उनके सम्मान में कोई बात ऐसी नहीं कही है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर आपसे बड़ा है और कोई ऐसी बात कह रहा है जो तथ्यों से बिल्कुल परे है, तो सम्मानित भाषा में उसे अपमानित करने का पूरा अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष पर मत लीजिए। एक विजनरी है, एक पिताजी थे, दूसरे विजनरी हैं। जब भी देखो उनकी विजन तनी कहां रहती थी। लोग ढूंढते थे कि इनकी विजन सही जगह से कहां चली जाती है। उनको विजनरी बता दिया गया। वो इतने विजनरी थे कि जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में स्पीच दी तो उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दी। उन्हें बताया गया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते। धारा प्रवाह अब वो यहां पे दे रहे थे या ग्रेट ब्रिटेन को बताने के लिए दे रहे थे। और ताज्जुब यह है, आज की जनरेशन को नहीं पता
कि ये आलू वाला क्यों पैदा हुआ है। हमको बताया जा रहा है कि हम बाहर से आए थे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि जिस पार्टी के मूल में, जिसकी पैदाइश में, जिसके नामकरण सजमान में जो जजमान थे वही अंग्रेज थे। ये कांग्रेस पार्टी, मेरा देखिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, मैं सत्य की बात बताना चाहता हूं आपको, कोई मेरा निजी झगड़ा नहीं है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर इटावा, वहां के एक कलेक्टर जो ब्रिटेन के अंदर खुफिया विभाग का एक अधिकारी था, उसको एजेंडे के तहत इंडिया भेजा गया और उससे कहा गया कि ऐसे आपको करना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आंदोलन है, उसके और अंग्रेजों के बीच में एक दीवार खड़ी करनी है। और यह सारा मंथन वहां से शुरू हुआ जिसे आप 1857 कहते हैं। हमने छोटा मोटा घपला नहीं किया है, हम बहुत बड़े घपलेबाज हैं। 1857 में उत्तर प्रदेश के शहर बलिया, उस बलिया में पैदा हुआ एक युवक जो 24 कैरेट का ब्राह्मण था, जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण, मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, अपने शास्त्रों की उसको पूरी तरीके से समझ। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कुछ भी हवा में कह देते हैं। मैं कुछ भी कहने वालों को जाने नहीं दूंगा। आज 1857 में बलिया के उस पुत्र ने, उस सुपुत्र ने मेरठ के अंदर जनेऊधारी ब्राह्मण ने जब समय की मांग थी कि ए ब्राह्मण अपने ब्राह्मण होने का परिचय दे, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ पूजा पाठ कराता हूं, नहीं, उसका आदर्श परशुराम था। समय आया, उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 4 गोलियां उतार दी। हम उसके वंशज हैं। हमारा हीरो वो है जिसे मंगल पांडे कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि ये बात आ गई है तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। महापाप किया है, और जिन्होंने ये पाप किया है इसीलिए आज उनकी औलादें आलू से सोना बना रही है। ऐसा पाप दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता। मैं बलिया गया, उनके घर तक गया, जो उनकी स्मृति में मूर्ति लगी है वहां भी गया, लेकिन ऐसा तथ्य मुझे पता चला कि जैसे ही वो डेट, मुझे सारा प्रदेश साफ हो गया। और मैंने उस दिन प्रण कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मैं जाऊं, मैं ये बात सबके सामने रखूंगा। किताबों में कुछ लिख दिया है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन मैं किताब से नहीं बताता, मैं ओरिजिनल सोर्स से बताता हूं। मेरी बात को चेक कीजिएगा। और कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपने अपने योद्धाओं को सिर्फ मरने ही नहीं दिया, उनके मरने के बाद भी चोरों ने, दलालों ने कैसे उनको समाप्त कर दिया कि आपके मन मस्तिष्क से वो कभी आए ना। अभी अगले महीने जनवरी आने वाली है। जनवरी के महीने के अंत में आप दुख मनाते हैं।
और 30 जनवरी को पिताजी चले गए। लेकिन षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है कि 30 जनवरी पिताजी के जाने का दिन है, क्योंकि पिताजी को आगे रखकर 70 साल तक दुकान चलाई गई है। लेकिन कितने मक्कार और शातिर लोग थे कि 30 जनवरी को पिताजी गए हैं तो लोगों की मेमोरी में 30 जनवरी रहनी चाहिए। अगर 30 जनवरी को भारत की धरती पर कोई और घटना घटी है, अगर उसे बता दिया तो पिताजी को लोग याद नहीं करेंगे। इसलिए मंगल पांडे रिकॉर्ड में, बलिया के अंदर इतिहास की किताबों में नहीं बताया गया कि मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हुआ था। अगर 30 जनवरी की डेट आ जाती तो भारत का युवा, भारत के सैनिक, भारत का समाज मंगल पांडे को अपना हीरो मानता। यहां तक घपला है। जिस शख्स को 1945 में आपने एक प्लेन दुर्घटना में मरा दिखाया, क्योंकि 45 में स्थिति कुछ और थी और 47 के बाद स्थिति कुछ और हो गई। वही लोग जो 45 में सुभाष को मरा हुआ दिखा रहे हैं एक प्लेन क्रैश की थ्योरी बना करके, उन लोगों को कितना डर था। हमारा एक युवा साथी अनुज धर, पत्रकार, उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। पिछले 20 साल से उसने अपने पूरे जीवन को सुभाष की खोज में लगा दिया है। और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं आर्काइव के अंदर, जिसे पिछली सत्ताओं ने कभी कोशिश की कि ये आप तक न पहुंचे। इसलिए हर युवा से कहता हूं कि इस संचार क्रांति में तुम्हें किसी इंफॉर्मेशन से दुनिया रोक नहीं सकती, और इंफॉर्मेशन करेक्ट हो